हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, ये हम लोगों का कंप्यूटर नेटवर्क एंड नेटवर्क सिक्योरिटी का चैप्टर 1.9 है। और इसमें हम लोग देखने क्या वाले हैं ना, इसमें हम लोग देखने वाले हैं अटैक्स ऑन नेटवर्क। और सबसे बड़ा बात, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन, ये हम लोग देखने वाले हैं। मॉडर्न कम्युनिकेशन जो आज हम लोग देखते हैं ना, इजीली कम्युनिकेट कर लेते हैं, दो डिवाइसेस आराम से व्हाट्सएप इंस्टॉल कर लेते हैं और कम्युनिकेट कर लेते हैं, या फिर एक नेटवर्क बना के, चाहे वो इथरनेट नेटवर्क हो या फिर कोई वाईफाई नेटवर्क हो, हम आसानी से कम्युनिकेट कर ले रहे हैं ना। ये सब अगर तुम 50 साल 60 साल पहले चले जाओ ना, तो इतना भी आसान नहीं था। तो हम लोग ये देखेंगे कि इन सभी चीज़ों को आसान बनाया कैसे गया। तुमको भी पता है, ठीक है ना, जो चीज़ नहीं होता है इंजीनियर्स का काम है वो चीज़ करना। तो ये हम लोग रिकॉन्सेंस अटैक हम लोग देखेंगे सबसे पहले, देन आफ्टर एक्सेस अटैक, उसके बाद फिर पासवर्ड अटैक पे आ जाएंगे। देन आफ्टर मॉडर्न जो हिस्टोरिकल कम्युनिकेशन मेथड था, लाइक स्नीकर नेट वगैरह, आइलैंड ऑफ ऑटोमेशन क्या था, टीसीपी आईपी मॉडल, ओके, एनसीपी, एंड देन आफ्टर फिर आईएसओ का जो ओएसआई मॉडल था, ये सब भी हम लोग चेक करेंगे। तो अभी बिना कोई समय गवाए हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम आ जाते हैं रिकॉन्सेंस अटैक में। इसके पहले हम लोग क्या क्या देखें कि डेटा सेंटर के सामने फिजिकल थ्रेट सब क्या है। ये देखो, ये फिजिकल थ्रेट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना कि इसमें वायरस अगर आ गया तो कोई तुम मतलब कि हाथ में वायरस लाके तुम्हारा कंप्यूटर पर रख दिया है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर हो रहा है क्या कि अब देखो, जितना भी वायरस वगैरह आ रहा है तुम्हारे सिस्टम में, वो एक्सटर्नल ही है। जब भी तुम्हारा सिस्टम बिल्ड होके आया है, उसमें कोई वायरस रहता नहीं है। हाँ, अगर मान लो एक चीज हम लोग पढ़े थे, अगर तुम लोगों को याद हो डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक में, तो उसमें क्या होता था, उसमें तुम्हारा हार्डवेयर को ही उस तरह से बना दिया जाता था कि हार्डवेयर एज ए स्पाईवेयर काम करे या किसी और तरीके से। तो अगर हम मान रहे हैं कि उस तरह का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इनकेस अगर उस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हमारा अगर डिवाइस नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं रहेगा, तो इस तरह के वायरस अटैक डिवाइस पर मिलेंगे नहीं। लेकिन ये भी तुम लोग को बताएं कि सिंस अभी का टाइम, मॉडर्न टाइम इस तरह का हो गया है कि एक डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं तो तुम्हारा ऑपरेशंस ना बहुत हद तक लिमिटेड हो जाएगा। तो डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट करना है अभी सबसे पहले, तो उसमें अब देखो, सभी लोग तो अच्छे होते नहीं है, बहुतों का इंटेंशन अच्छा होता नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका इंटेंशन अच्छा होता नहीं है, ठीक है। तो वो लोग लगे पड़े रहते हैं, ठीक है, कहाँ पर कोई ऐसा डिवाइस मिल जाए जिसको हैक किया जा सके, जहाँ से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाला जा सके, लाइक क्रेडिट कार्ड इन्फो या फिर बैंक अकाउंट इन्फो या किसी और तरीके से, ठीक है, कोई इन्फो वहां से लिया जा सके। तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं क्या, ये हमारा रिकॉन्सेंस अटैक। इसमें क्या होता है ना, इसमें होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। देखती है, अभी मान लो कि कोई चोर वगैरह रहेगा ना, तो चोर किसी भी घर में चोरी ऐसे नहीं करता है, ठीक है। लाइक उसको अगर किसी मोहल्ले में चोरी करना है ना, तो वो थोड़ा सा ना मोहल्ले में घूम लेता है, घूम घूम के देख लेगा किसका घर का गेट खुला हुआ है, किसका घर का खिड़की खुला हुआ है, कहाँ पर ग्रिल में ताला नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह से सारे चीजों को वो थोड़ा ऑब्जर्व करता है। इससे क्या है, वो फाइनली ये फाइंड आउट करता है कि अगर हमको ब्रेक इन करना है किसी घर में, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो कंप्यूटर हैकर्स भी ना यही काम एक्चुअली में करते हैं। वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले तो तुम्हारा पिंग स्वीप वगैरह से ये चेक कर। अभी देखो, पिंग स्वीप, पिंग स्वीप में क्या है ना, इसमें हम करते क्या है ना, हम जितने भी नेटवर्क, हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं। वो प्रोग्राम ना, वो किसी सबनेट में जितने भी आईपी रहते हैं, देखो तुम लोग को सबनेट भी समझ में नहीं आया होगा कि सबनेट क्या होता है। देखो, इसको ना हम लोग बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, सबनेट, आईपी और तुम्हारा इसके बाद सबनेट मास्क भी था, ठीक है। तो ये जो सबनेट होता है या सबनेट मास्क हम जिसको बोलते हैं ना, ये क्या होता है ना, ये सबनेट मास्क ये बताता है कि कोई पर्टिकुलर आईपी एड्रेस जो है, ठीक है, वो जिस रेंज का है उसमें और कितने आईपी एड्रेस हैं। इसको देखो, समझो, इसको समझने का कोशिश करते हैं। मान लो मेरा ये कैलकाटा है, ठीक है, ये मेरा क्या है, कोलकाता है। अभी कैलकाटा में तुम्हारा देखो, अलग अलग हिस्सा को अलग अलग इसमें बांटा गया है ना, पिन कोड में बांटा गया है, अलग अलग हिस्सा अलग अलग पिन कोड में हो गया। तो जैसे कि तुम्हारा 700101 से मान लो कि मेरा पिन शुरू हुआ है, एक जस्ट हम एग्जांपल बोल रहे हैं, ठीक है, 700101 से पिन शुरू हुआ है इस जगह पर, ठीक है। तो ये हो गया 700101, यहाँ पर हो गया 700102, 700103, 700104, इस तरह से रहा। और यहां तक, इस एरिया तक आते आते मान लो ये 10 तक आया, 70010110, ठीक है, 700110 आया। तो ये पर्टिकुलर एरिया को अगर हमको दिखाना हो तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, 700101/10, और ये 10 मान लो ये बताए कि आप 10 आगे बढ़ते रहो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम सिंपल इस तरह से लिख दे रहे हैं, तो हमको ये सारा पिन कोड लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जस्ट एक एग्जाम्पल की तरह तुमको बता रहे हैं। नहीं तो मान लो क्या होगा, नहीं तो होगा कि हमको अगर बोला जाएगा सारा पिन कोड लिखो,
इस एरिया का, कैलकाटा का इस एरिया का सारा पिन कोड लिखो, तो हम कैसे लिखेंगे 700101, उसके बाद 102, 103, 104, 105, इस तरह से 1010 तक लिखेंगे हम। ओके लेकिन अगर कोई शॉर्टकट हो जाए तो दो तरह से शॉर्टकट हो सकता है, या तो हम /10 करके लिख दें, या फिर हम बहुत बार ऐसे लिख देते हैं 700101 से लेके 10, ऐसे भी लिख देते हैं हम। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये जो 10 है ना, ये 10 मेरा ये बता रहा है कि और कितना पिन कोड है यहाँ पर। ये 10 यही बता रहा है ना, मतलब कि 101 से लेके 110 तक मेरा पिन कोड है सारा। इतना दूर समझ में आ रहा है? ध्यान में रखना, आईपी एड्रेस तो हम लोग को बहुत डिटेल से पढ़ना है, मतलब कि इवन हमें पूरा पैकेट हेडर्स भी पढ़ना है, बट धीरे धीरे करके मैं लेके जा रहा हूं ताकि तुम उस जगह पर पहुंच सको जहां से तुम आईपी एड्रेस को कंप्लीटली समझ पाओ। तो ये समझ रहे हो ना, ये किसी एरिया को अगर हम दिखाना है मेरे को, तो 700101 से हम जस्ट -10 लिख दिए अगर, तो ये समझ, ये बता रहा है क्या कि यहाँ पर कितना नंबर हम बता रहे हैं, 700101, 102, 103, 104, 105, इस तरह से हम 110 तक बता रहे हैं। तो ये हो गया समझो हमारा क्या, ये हो गया हमारा आईपी एड्रेस, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया समझो, ये हो गया हमारा सबनेट मास्क, सबनेट मास्क, ये हो गया हमारा सबनेट मास्क। तो इसका क्या मतलब हुआ? आईपी एड्रेस हमारा एड्रेस को बता रहा है, एक लॉजिकल एड्रेस को बता रहा है हमारा, और सबनेट मास्क क्या बता रहा है कि इस लॉजिकल सीरीज है, ये जो लॉजिकल सीरीज है हमारा, इसमें और कितना आईपी है, यही ना बता रहा है। तो होता क्या है ना, बहुत बार पिंग स्वीप में हम करते क्या है ना, एक पर्टिकुलर किसी रेंज को लेते हैं और उस रेंज के सारे आईपी को स्कैन करते हैं, जितने भी हैं। अभी आईपी एड्रेस किस तरह से होता है ये तुमको बता देते हैं। देखो आईपी एड्रेस दिखने में ऐसा होता है, ये देख रहे हो ना, देखो यहाँ पर तुमको 4 नंबर आएगा, नजर आएगा, एक नंबर हुआ, यहाँ पर एक दूसरा नंबर हुआ, एक ये तीसरा नंबर हो गया, और ये एक चौथा नंबर हो गया। तो यहाँ पर इस जगह पर वैल्यू तुम्हारा हो सकता है 1 से लेके 255 तक, या इनफैक्ट 0 से लेके 255 तक तुम लेके चलो, ठीक है ना, 0 से 255 के बीच वैल्यू हो सकता है यहाँ पर। तो अभी ये रिप्रेजेंट क्या करता है ये देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ये ना बाइनरी डिजिट पढ़े थे ना, जब भी हम बाइनरी का क्लास किए थे, बाइनरी डिजिट, तो हर एक नंबर ना 8 बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, 8 बाइनरी नंबर रहते हैं, मतलब समझो ऐसे करके, ठीक है। ये देखो हर एक घर में एक बाइनरी नंबर रहता है, हर एक घर में एक बाइनरी नंबर रहता है, ठीक है, हर एक घर में एक बाइनरी नंबर रहता है। तो जब तुम इसको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करोगे ना, तो सिंस 8 घर होते हैं ना, देखो आईपी वर्जन 2 वर्जन आता है आईपी का, एक हो जाता है हमारा वर्जन 4 और एक हो जाता है हमारा वर्जन 6। तो अभी हम वर्जन 4 का बात कर रहे हैं, वर्जन 6 अभी तुम लोगों को पढ़ने में काफी देर है। तो वर्जन 4 में क्या होता है तुम्हारा, ये जो है ना, ये 8 डिजिट का रहता है, हर एक जो ये नंबर रहता है ना, वो 8 डिजिट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका टोटल वैल्यू हो सकता है 0 से लेके 255 के बीच में, 0 से लेके 255 के बीच में हर एक घर में नंबर हो सकता है। तो अभी इसमें क्या होता है ना, सबनेट मास्क एक्चुअली में क्या बताता है ना, सबनेट मास्क सिर्फ ये बताता है कि इतना दूर नेटवर्क है, ठीक है, मान लो कि इतना दूर नेटवर्क है, ये इतना दूर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इतना दूर ही हो, इतना दूर मान लो नेटवर्क है, और ये क्या है, ये होस्ट का सीरीज है। इसको और अच्छे से समझते। तो हर एक नंबर हम क्या बोले, हर एक नंबर हम बोले ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे है ये भी बता दिए थे। ऑक्टेट रहता है, ऑक्टेट बोला जाता है 8 नंबर्स को, मान लो कि 8 घर है ना, तो उसको ऑक्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे अगर है, ठीक है, तुम लोगों को बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन बताए थे ना, और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन भी बताए थे। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 5 घर, 6 घर, 7 घर, 8 घर। तो 1 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे ना बाइनरी में, तो ये 1 ही होगा, ठीक है। और ये सब घर में कितना नंबर रहेगा, 0 0। एक चीज बोल रहे हैं कि मान लो कि हम किसी भी नंबर को तुमको हम समझो 8 डिजिट में लिखने के लिए बोल रहे हैं, समझो कि कोई भी नंबर को 8 डिजिट में लिखने के लिए बोल रहे हैं। मान लो 10 ये डेसिमल में है, इसको हम तुमको बोल रहे हैं कि नहीं 8 डिजिट में लिखो, तो कैसे लिखेगी? 10 लिखे हैं, इसके पीछे हम 6 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत होगा उसमें? कोई प्रॉब्लम है? सिंपल मैथ है।
इसके पहले हम 6 जीरो लगा सकते हैं, 10 हम लिख सकते हैं। तो अगर हम 1 को लिखना चाहें, 1 को अगर तुम बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो ओनली 1 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमको सिंस इसको ऑक्टेट में कन्वर्ट कर मतलब 8 डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके पहले 6 नंबर लगा देंगे, 7 जीरो लगा देंगे, राइट। तो ये 7 जीरो हम लगा दिए और यहाँ 1 लिख दिया, तो ये हो गया क्या तुम्हारा 1। उसी तरह 10 जो है, 10 को अगर हम बाइनरी में जब कन्वर्ट करने जाएंगे ना, देखो बाइनरी टू डेसिमल बता दिए थे और डेसिमल टू बाइनरी भी बता दिए थे, बट फिर भी जो जिनको याद नहीं है उनके लिए मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। देखो क्या करेंगे, क्या ना, हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसको 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे ना, देखो 2 से इसको भाग देंगे, ठीक है। कितना आया 5 और शेष कितना बचा 0, ये 0 नोट कर लेंगे, ठीक है। फिर 2 को हम किससे, अभी 5 किससे जाएगा मेरा, 2 को 2 से भाग देंगे ना, तो 4 आएगा मेरा। और शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल 1 बच रहा है मेरा, ये नोट कर लेना। 2 को अब कितना से भाग लगेगा, ये 1 से ना, और शेषफल कितना बच रहा है मेरा, अब 0 बच रहा है, राइट, ये सही है। तो 1 0 बाइनरी हो गया इसका क्या, 1 0 1 0। यहां पर हम इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है, 1 0 1 0। लेकिन पीछे का 4 डिजिट मेरा वैकेंट हो जा रहा है, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम, 4 जीरो दे देंगे। तो ये इसका बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया, 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट ये हो गया। आईपी एड्रेस यही होता है, ठीक है। यहाँ पर जितने वैल्यू हो सकते हैं ना, आईपी भी उतना वैल्यू के हिसाब से हो सकता है। अभी मान लो जस्ट एक एग्जांपल बोल रहे हैं, ये मैं 161, रुको 1 मिनट, इसको क्लियर कर देता हूँ। मैंने पहले ही बोला था, ठीक है, ये क्या होता है, ये ऑक्टेट होता है मेरा, मतलब क्या 8 बाइनरी डिजिट का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो सबसे ज्यादा नंबर क्या हो सकता है यहाँ पर, मान लो अगर हम तुमसे बोल रहे हैं डेसिमल में ही कि 3 डिजिट का, 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, तो तुम क्या करोगे, ये तीनों डिजिट में जो सबसे बड़ा नंबर होता है डेसिमल का वो भर दोगे और बोलोगे मेरे को कि नहीं 999 मेरा सबसे बड़ा नंबर है। तो अगर हम बाइनरी में बोले कि 8 डिजिट का, अगर 8 डिजिट का बाइनरी है, ठीक है, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हम सभी में 1 भर देंगे, क्योंकि बाइनरी में सबसे ज्यादा तो 1 ही होता है, एक 0 होता है, एक 1 होता है, और सबसे ऊपर तो 1 ही होता है। तो हम ये भर देंगे जस्ट, ठीक है। तो इसका वैल्यू जब हम निकालेंगे ना, तो ये वैल्यू मेरा निकलेगा 255, ठीक है ना, 250। एक मिनट में, तो लाइक मान लो कि कोई मेरा आईपी एड्रेस है 10.10.10.5, अगर मान लेते हैं एक सिंपल आईपी एड्रेस हम लिए हैं, ठीक है ना, 10.10.10.5। तो ये क्या, ये किसी बाइनरी ऑक्टेट को डिफाइन कर रहा है मेरा। ये मेरा मान लो कि, समझो कि, जस्ट इसको समझो, इसको मैं बाइनरी कन्वर्जन करके भी बताऊंगा इसमें। तो ये मेरा 5 है, 5 को अगर मेरे को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, लास्ट टाइम भी बताए थे, 5 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, सिंस हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है ना, बाइनरी का बेस 2 होता है, 2 से, तो 2 कितना बार में कटेगा, 2 बार में, और शेष कितना आ जाएगा, शेष यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, शेष से ही सारा काम हो रहा है। अभी देखो 2 को भाग देंगे 2 से अगर, तो एक बार में भाग लग जाएगा और शेष क्या आ जाएगा मेरा, 0 आ जाएगा। तो मेरा जो बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी नंबर क्या हो गया 101, ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट। तो अभी देखो राइट में सबसे राइट मोस्ट क्या हो गया मेरा 1, उसके बाद क्या आ गया 0, उसके बाद क्या आ गया 1। अभी इधर तो कुछ भरा हुआ नहीं है, लेकिन किसी भी नंबर के पीछे में अगर हम 0 लगा देते हैं तो उस नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होता है, होता है नहीं होता है चेंज। तो इस तरह से अगर हम निकालेंगे तो हमको सारा का बाइनरी डिजिट मिल जाएगा। तो एक और चीज यहां पर समझने का बात है, मान लो कि हम तुमको बोल रहे हैं कि 3 अंकों की कोई संख्या, 3 अंकों की संख्या है, लाइक ये देखो, ये पहला घर, दूसरा घर, ये तीसरा घर, ठीक है। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या अगर हम तुमसे पूछेंगे डेसिमल में ही, डेसिमल जो हम लोग अभी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, 3 अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या बोलेंगे तो तुम क्या करोगे, तो डेसिमल में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो भर दोगे, यहाँ पर भर दोगे ना, और मेरे को बता दोगे क्या कि 999 है सर, ये 999 है, जो भी मेरा नंबर है, जो मैक्सिमम नंबर है वो 999 है। तो हम तुमको क्या बोले, आईपी एड्रेस में मेरा हर एक डिजिट जो रहता है, जैसे लाइक मान लो x.x.x.x, ये मेरा नंबर है, ठीक है ना, ये मेरा कोई भी नंबर है। तो ये नंबर तुम्हारा हर एक घर, इसका हर एक नंबर जो रहता है वो बाइनरी ऑक्टेट है। तो इस नंबर का वैल्यू कितना हो सकता है, वैल्यू हो सकता है, अच्छा वैल्यू क्या हो सकता है, वैल्यू निकालने के लिए हम देखो क्या करेंगे इसमें, आइदर हम सभी में 0 फिल कर सकते हैं, सभी में 0 फिल कर सकते हैं, तो ये 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। या फिर
अगर हम चाहें तो अगर हमको मैक्सिमम नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम सभी में 1 फिल कर देंगे, 9 फिल नहीं करेंगे क्योंकि 9 बाइनरी का मैक्स नंबर नहीं है, बाइनरी का मैक्स नंबर है 1। तो हम क्या करेंगे, 1 फिल करेंगे यहाँ पर, ठीक है, सभी में 1 फिल कर देंगे। और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, 255 डेसिमल में। तो ये जो मेरा रेंज है, ये रेंज मेरा 0 से लेके 255 तक लाई कर सकता है। हर एक डिजिट मेरा 0 से 255 के बीच में पड़ेगा, यही होगा ना, हर एक डिजिट का वैल्यू क्या होगा, 0 से 255 के बीच में रहेगा। और सबनेट मास्क को ना स्लैश के साथ हम दिखाते हैं, स्लैश के साथ भी दिखाते हैं या फिर उसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन भी है, बट हम उसको बाद में देखेंगे। तो स्लैश से दिखाते हैं। स्लैश 24 अगर हम जैसे लिखेंगे ना, मान लो हम स्लैश 24 लिख रहे हैं, तो सबनेट मास्क में स्लैश 24 का मतलब होता है कि 24 डिजिट जो है, अब 24 डिजिट बाइनरी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 8 डिजिट का है, ये बाइनरी 8 डिजिट का है ना, ये भी मेरा बाइनरी 8 डिजिट का है, ये भी बाइनरी 8 डिजिट का है, ये भी बाइनरी 8 डिजिट का है। तो अगर हम स्लैश 24 लिखें, इसका मतलब क्या है, ये जो इसको हम पकड़ रहे हैं 8 या 24 इधर से लेंगे, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट लेंगे, यहाँ पर ध्यान में रखना, लेफ्ट टू राइट लेंगे। तो इतना दूर हो गया, अगर 24 लिखे तो मतलब कि ये बता के आ रहा है ना कि स्लैश 24 मतलब क्या, कि जितना नंबर हम बोल रहे हैं उसको आप नेटवर्क में डाल दो, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि ये जो है ये मेरा नेटवर्क आईडी को बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि उस नेटवर्क में कितने होस्ट हैं। एक एग्जाम्पल की तरह हम समझते हैं इसको, फिर से चलो एक एग्जाम्पल की तरह समझ रहे हैं। मान लो एक एग्जाम्पल 192, एक हम आईपी एड्रेस ले रहे हैं 192.168.10.2। ये सभी हमें पता है कि ये बाइनरी ऑक्टेट से मिलकर बना हुआ है, मतलब क्या कि 8 बिट से मिलकर बना हुआ है, 8 बिट है। यहाँ पर बाइनरी के कितने डिजिट हैं, 8 बिट है। यहाँ पर भी बाइनरी के 8 बिट है, यहाँ पर भी हमारे 8 बिट है, और यहाँ पर भी हमारे 8 बिट है, राइट। ये हमारा हो गया आईपी एड्रेस, समझ में आ रहा है ये इतना दूर। अभी स्लैश जैसे कि हम जब 24 लिख देते हैं ना, तो इसको बोला जाता है क्या, मेरा सबनेट मास्क। ये मेरा क्या हो गया, सबनेट मास्क। तो अभी देखो यहाँ पर कि ये मेरा आईपी एड्रेस है, स्लैश 24 बता रहा है सबनेट मास्क। तो देखो यहाँ पर 8 बिट ये बता रहा है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि कितने बिट को आपको नेटवर्क नेटवर्क आईडी के रूप में लेना है, कितने बिट को आपको नेटवर्क आईडी के रूप में लेना है। तो यहाँ पर 8 बिट 8 बिट 8 बिट, तीनों बिट मिला के 24 बिट हुआ मेरा। तो मतलब क्या, इतना मेरा चला गया किसमें, ये मेरा चला गया नेटवर्क आईडी के रूप में। मतलब क्या कि अगर यहाँ पर कुछ चेंज हो रहा है तो मेरा नेटवर्क चेंज हो जाएगा। 192.168.10 डॉट या 10 की जगह पर अगर हम 11 कर देते हैं या 12 कर देते हैं या 13 कर देते हैं, या फिर यहाँ पर हम चेंजेस कर देते हैं 168, 169, 170, कुछ भी चेंजेस कर देंगे अगर, तो मेरा नेटवर्क चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये दूसरा नेटवर्क में चला जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, ठीक है, कि इसमें अगर हम कुछ चेंजेस कर देते हैं, मतलब कि इतने दूर में अगर हम कुछ भी चेंजेस करेंगे तो मेरा नेटवर्क चेंज हो जाएगा, और इसमें अगर हम कुछ चेंज करेंगे तो मेरा होस्ट चेंज हो जाएगा। तुमको पता है एक नेटवर्क में बहुत सारे होस्ट होते हैं। तो अगर हम यहां पर देखें तो 192.168.10 है, इस नेटवर्क पर कितने होस्ट हो सकते हैं। तुमको पता है कि ये तुम्हारा बाइनरी 8 ऑक्टेट से मिलकर बना हुआ है, मतलब सॉरी ऑक्टेट से मिलकर बना, ये ऑक्टेट है, ये बाइनरी ऑक्टेट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब क्या 8 बिट से मिलकर बना है। और इसका रेंज हम क्या बोले कि हर एक 8 बिट का रेंज कितना होता है तुम्हारा, 0 से लेके 255 तक, 0 से 255 तक। ऑल्दो इसमें कुछ आईपी रिजर्व रहते हैं, रिजर्व आईपी के बारे में हम बाद में देखेंगे, बट हम ये बता रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन 0 से 255 के बीच में मेरा ये बता रहा है कि एक आईपी अगर तुम्हारा 2 है तो दूसरा आईपी 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, राइट। तो 2, 3, 5 या 4, 5 ये क्या बता रहा है कि ये किसी कंप्यूटर का एड्रेस बता रहा है, या किसी इस नेटवर्क पर जो भी होस्ट है, ठीक है, प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, या फिर तुम्हारा स्कैनर हो सकता है, ये बता रहा है उसका एड्रेस। लेकिन अगर यहां पर कुछ चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब नेटवर्क ही चेंज हो जा रहा है, राइट, समझ गए। तो होता क्या है, पिंग स्वेप में हम लोग करते क्या है, पिंग स्वेप में हम लोग सब नेटवर्क को स्कैन करते हैं, कोई भी नेटवर्क को स्कैन करते हैं। ये मान लो नेटवर्क है हमारा, ठीक है ना, इसमें तुम्हारा मान लो कि पहला ऑक्टेट इधर हो गया, दूसरा ऑक्टेट इधर हो गया, तीसरा ऑक्टेट मान लो इधर हो गया। इसके बाद का ऑक्टेट मान लो इसमें क्या बता रहा है, जितने भी होस्ट हैं इस नेटवर्क पर, राइट। इसके बाद का ऑक्टेट क्या बता रहा है, जितने भी होस्ट हैं। तो नेटवर्क अगर हमको मिल जा रहा है तो हम क्या करते हैं ना, सभी होस्ट को पिंग करते हैं, मैन्युअली करें या फिर हम एक प्रोग्राम लिख दें जो कि होस्ट, जैसे कि 192.168.10.1 नेटवर्क है मेरा, 10.10 नेटवर्क है, और उसमें होस्ट क्या हो जाएगा 10.1, 10.2, 10.3, इस तरह से मेरे होस्ट हो जाएंगे। तो हम सभी को स्कैन करेंगे कि कौन कौन से लाइव हैं,
अभी जो लाइव रहते हैं ना, उनमें फिर जो भी लाइव है फिर ठीक है, उसके बाद उनका पोर्ट स्कैनिंग किया जाता है, ठीक है ना, उनमें कौन कौन से पोर्ट ओपन है। अभी पोर्ट ओपन अगर हमको पता चल जाता है, पोर्ट क्या बताता है, पोर्ट हमें बताता है कि उस सिस्टम पे एप्लीकेशन क्या रन कर रहा है और विंडोज वगैरह क्या है। मान लो कि एक कोई कम्युनिकेशन हो रहा है, ये यहाँ पर तुम्हारा मान लो यूएसए है और यहाँ पर हमारा है प्यारा भारत, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, इंडिया, ठीक है ना, ये हमारा इंडिया है। यूएसए को मान लो कोई पैकेट भेजना है इंडिया यहाँ पर, राइट। तो इंडिया समझ लो, इंडिया एज ए आईपी एड्रेस, इंडिया क्या हो गया, आईपी एड्रेस, ठीक है। कहां पर भेजना है आपको, इंडिया भेजना है, तो इंडिया हो गया हमारा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के साथ ना एक और चीज एसोसिएटेड रहता है, उसको बोलते हैं पोर्ट। पोर्ट का क्या मतलब हो गया, अगर मान लो यूएसए को इंडिया भेजना, तो इंडिया में किसी जगह पर तो भेजेगा, ऐसा तो नहीं कि कहीं भी भेज देगा। मान लो यहाँ पर मेरा मुंबई पोर्ट हो गया, यहाँ पर मेरा कोचिंग पोर्ट हो गया, तो जो भी इंफॉर्मेशन भेजना है या जो भी पैकेट भेजना है, राइट, ठीक है ना, तो वो या तो तुम्हारा मुंबई पोर्ट पे जाएगा, या फिर मेरा कोचिंग पोर्ट पे जाएगा, या फिर मेरा गोवा पोर्ट पे जाएगा, ये भी हो सकता है। तो एक सिस्टम में बहुत सारे पोर्ट होते हैं, नंबर्स वगैरह पर हम बाद में आएंगे। तो जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है ना, तो कम्युनिकेशन होता है तो एक तुम्हारा आईपी एड्रेस रहता है और एक रहता है पोर्ट एड्रेस। जब भी हम किसी भी पैकेट को किसी दूसरे मशीन पे भेजते हैं ना, तो आईपी एड्रेस रहता है और दूसरा क्या रहता है तुम्हारा, दूसरा रहता है हमारा पोर्ट नंबर। जैसे कि मान लो कि कोई एक सर्वर है यहाँ पर, ठीक है, ये सर्वर तुम्हारा, सर्वर का क्या काम है, सर्वर का काम है सर्विसेज देना। ये मान लो वेब सर्विसेज भी दे रहा है, वेब सर्विसेज दे रहा है जिससे हम वेबसाइट्स वगैरह को एक्सेस करते हैं। और दूसरा मान लो ये तुम्हारा सर्विस दे रहा है, एफटीपी सर्विसेज दे रहा है। एफटीपी क्या है, तुम्हारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इसके थ्रू कुछ फाइल्स वगैरह होते हैं वो हम ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर बैठा हुआ कोई मशीन, मान लो इसे एक्सेस करना है तुम्हारा इस सर्वर पे, इसका वेब पेज चाहिए, एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो ये इसको रिक्वेस्ट भेजेगा पेज भेजने के लिए। रिक्वेस्ट क्या रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, इसका आईपी एड्रेस रहेगा, आईपी रहेगा। अभी इस आईपी पर तो पैकेट पहुंच गया है, लेकिन पैकेट जाके वहां पर क्या बोलेगा कि मुझे चाहिए क्या, ठीक है। दुकान पर जाते हो तो दुकान पर जाके बोलते हो ना कि मेरे को आटा चाहिए या चावल चाहिए। ऐसा तो नहीं कि दुकान पर जाने से ही हमारा काम हो जाता है, नहीं, तुमको बोलना पड़ेगा कि तुमको क्या चाहिए। तो जो चाहिए हमको वो हो गया हमारा पोर्ट। तो तुम्हारा देखो बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं ना जिनका एक वेल डिफाइंड पोर्ट नंबर होता है, जैसे कि वेब हो गया, ठीक है। अगर तुमको वेब पेज चाहिए तो उसका पोर्ट नंबर या तो 80 होगा, या फिर तुम्हारा 443 होगा, या फिर रैंडम भी हो सकते हैं, कुछ अलग भी हो सकते हैं, बट मैं जस्ट तुमको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। तो ये सिस्टम क्या करेगा ना, ये इसका आईपी एड्रेस देगा और यहाँ पर पोर्ट नंबर की जगह फिल करेगा क्या, 80, ठीक है ना। अगर मान लो 80 इस वेब पेज का एड्रेस है, क्या फिल करेगा, 80। अभी इसको पता कैसे चलेगा ये सब चीज ना, ये सब भी हम लोग बाद में जानेंगे, बट फिलहाल के लिए अभी ये जान लो, समझ लो, ठीक है ना। अभी फिलहाल समझ लो, याद कर लो, जो भी करना है कर लो। तो आईपी और पोर्ट नंबर के जगह पर क्या डालेगा, 80। तो ये पैकेट जब, ये रिक्वेस्ट पैकेट जब इस सर्वर के पास पहुंचेगा तो सर्वर समझ जाएगा, अच्छा ठीक है आपने पोर्ट नंबर 80 पर भेजा है, तो इसका मतलब आपको वेब पेज चाहिए। तो वो जब रिप्लाई करेगा तो वो क्या करेगा, वेब पेज भेजेगा हमको, ना कि एफटीपी सर्वर से कोई फाइल भेज देगा हमको। समझ रहे हो ना। तो यही होता है ना, अगर मान लो हम कोई दुकान पर जाते हैं, दुकान पे तो भाई हजारों सामान मिलता है, तो हमको जाके बोलना पड़ता है ना। दुकान क्या हुआ, दुकान भी एक तरह से सर्वर हुआ, क्योंकि वो सर्विसेज हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है। तो हम दुकान तक पहुंचे अगर, तो हम दुकान में जाके बोलेंगे ना कि देखो भाई हमको आटा चाहिए या चावल चाहिए या दाल चाहिए, जो भी है हमको वो बोलना पड़ेगा, तो ही हमको सर्विसेज मिलेगा प्रॉपर। नहीं तो हमको कुछ भी उठा के दे सकते हैं वो लोग, या फिर नहीं भी दे सकते हैं, जाके कुछ बोलोगे नहीं तो देगा क्या। तो रिकॉनेंस जो मेरा पूरा हो गया ना, इसका मतलब होता है जासूसी। और जासूसी करने का ये हमारा तरीका है। तरीका क्या है कि अब हम इंफॉर्मेशन गैदर करें, जैसे कि पोर्ट पिंग स्वीप करें, पिंग स्वीप से हमको ये पता चलेगा कि कौन कौन से आईपी लाइव हैं। देन आफ्टर हम ये पता करें, ठीक है ना, कि इसके कौन कौन से पोर्ट अलाइव हैं, ठीक है ना, और कौन कौन से एप्लीकेशन चल रहा है या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ये हमको हेल्प करता है फर्दर हमारा अटैक को प्लान करने में, राइट। तो रिकॉनेंस अटैक हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा देखो एक्सेस अटैक। एक्सेस अटैक में क्या होता है ना कि देखो वेल नोन जो ये होते हैं फॉल्ट्स होते हैं सिस्टम के, हम उन वेल नोन फॉल्ट्स को ना एक्सप्लॉइट करते हैं। लाइक जैसे क्या होता है, मान लो कि कोई यूजर नेम है, किसी मान लो कि हम जान रहे हैं, समझो कि कोई सिस्टम इस तरह से बना है कि उसमें एक डिफॉल्ट यूजर नेम एडमिन होता है, डिफॉल्ट पासवर्ड भी एडमिन होता है। समझो कि एक कोई सिस्टम इस तरह से बना हुआ है या कोई एप्लीकेशन इस तरह से बना हुआ है कि उसमें एक डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड होता है, और हमको वो डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड पता चल गया है या पता है हमको वो डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड, तो हमको आसानी से सर्विसेज में एक्सेस मिल जाएंगे उसके, राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें देखो एक्सप्लॉइट नोन वल्नरेबिलिटी,
ठीक है ना, इन ऑथेंटिकेशन सर्विसेज, एफटीपी सर्विसेज एंड वेब सर्विसेज टू गेन एंट्री ऑफ वेब अकाउंट्स, कॉन्फिडेंशियल डेटाबेस एंड अदर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक्सेस अटैक हो गया हमारा। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है फायदा उठाना, ठीक है ना। जो वेल नोन इश्यूज होते हैं ना, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है तुम्हारा जैसे कि कोई फॉल्ट या लूप होल्स, सिस्टम में कोई लूप होल है, तो अगर हमको पता है कि लूप होल क्या है तो हम उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लाइक जैसे कि कोई सिस्टम बना हुआ है, वो इस तरह से सिस्टम बना हुआ है, जैसे विंडोज में ही देख लो, ठीक है, एक डिफॉल्ट तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटर नाम से यूजर नेम बना हुआ होता है, एक डिफॉल्ट, ऑल द पासवर्ड सेट नहीं रहता है इसका, बट हमको ये तो पता है कि इसमें एक डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर नाम से यूजर नेम बना हुआ रहता है, अनटिल यूजर उसको मैनुअली डिसेबल ना कर दे तब तक ये बना हुआ रहता है। तो जब हमको ये पता है, ठीक है, तो हम चाहते हैं, बहुत बार होता है कि हम इस तरह से, अगर मान लो कोई हमको ब्रूट फोर्स अटैक करना हुआ है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे ना, हमको पता है यूजर नेम पता है, हमको पासवर्ड ही पता करना होगा, नहीं तो हमको क्या यूजर नेम और पासवर्ड दोनों पता करना रहता। तो ये हो गया हमारा एक्सेस अटैक का टाइप। देन आफ्टर हो गया हमारा पासवर्ड अटैक। पासवर्ड अटैक में क्या होता है ना, हम यूजर का पासवर्ड चुराने का कोशिश करते हैं। पासवर्ड चुराने का बहुत तरीका हो जाता है तुम्हारा। अभी देखो, ब्रूट फोर्स अटैक उसका एक टाइप है। ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होता है, ब्रूट फोर्स अटैक में हम क्या करते हैं ना कि पासवर्ड कॉम्बिनेशन ट्राई करते रहते हैं। मान लो समझो कि एक तुम्हारा कोई वेब एप्लीकेशन है और उस वेब एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए हमको एक यूजर नेम चाहिए और एक पासवर्ड चाहिए, ठीक है ना, एक यूजर नेम चाहिए, एक पासवर्ड चाहिए। वेब एप्लीकेशन कुछ भी, मान लो गूगल का अकाउंट है या जीमेल का अकाउंट है, कुछ भी, तो हमको क्या चाहिए, यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए। किसी तरह से हमको यूजर नेम पता चल गया, तो हम क्या करेंगे ना, हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, राइट। और वो प्रोग्राम करेगा क्या ना, वो प्रोग्राम जो हमको यूजर नेम तुमको पता है, इस यूजर नेम के साथ बार बार ट्राई करते रहेगा पासवर्ड का कॉम्बिनेशन। अब तुमको पता है कंप्यूटर थकता नहीं, इंसान अगर तुमको पासवर्ड ट्राई करने के लिए बोला जाए ना, तुम 40 अटेम्प्ट लोगे, उसके बाद बोलोगे कि अब हमको 4 घंटा सोना है, बहुत हो गया, राइट। लेकिन कंप्यूटर थकता नहीं, कंप्यूटर ना एंडलेसली अटेम्प्ट लेते रहेगा जब तक कि तुम उसको ये ना बोलो कि बस अब छोड़ दो, ठीक है। तो एक चांसेस बन जाते हैं, सिंस मल्टीपल पासवर्ड, लाखों पासवर्ड ट्राई किए जाते हैं, तो एक चांस बन जाता है कि मे बी तुम्हारा पासवर्ड किसी तरह से क्रैक हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं ब्रूट फोर्स अटैक, राइट। इसके अलावा तुम्हारा ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम हो जाता है, आईपी सूफिंग हो जाता है, पैकेट स्निफर्स हो जाते हैं। पैकेट स्निफर्स का एग्जांपल हम लास्ट सेशन में दिए थे ना, लास्ट सेशन में एक मेरा सेशन था जिसमें हम पैकेट स्निफर का भी एग्जांपल दिए थे। उसमें होता क्या है ना कि हम किसी नेटवर्क से जो भी पैकेट जा रहे हैं, मान लो कि ये मेरा एक नेटवर्क है, कुछ भी, एक मिनट, इस तरह से नेटवर्क कहाँ बनता है, आ जाओ, हाँ, मान लो कि ये मेरा सिस्टम है, इस सिस्टम से कोई लैंड वायर कनेक्टेड है। हम क्या करते हैं ना, हम इस लैंड वायर पर जितने भी कम्युनिकेशन हो रहे हैं, ठीक है ना, जितने भी पैकेट्स जा रहे हैं और आ रहे हैं, हम इनको क्या करते हैं, स्निप करते हैं, या फिर हम उनको क्या करते हैं, हम चोरी करने का कोशिश करते हैं उन पैकेट्स को, एक कॉपी उसका लेने का कोशिश करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है, हम रिसर्च करते हैं इसके ऊपर, सो दैट हमको जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके, ठीक है। वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन में पासवर्ड भी हो सकता है। ट्रोजन हॉर्स वगैरह में क्या होता है ना कि हम एक यूजफुल एप्लीकेशन को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वो दिखने में तो यूजफुल लगे, बट उसका इंटेंशन ना मेलिशियस हो। लाइक जैसे कि कोई वीएलसी मीडिया प्लेयर है, समझो कि हमने कोई एप्लीकेशन बनाया, वो दिखने में लग रहा है क्या, वीएलसी मीडिया प्लेयर, और हमने उसे दे दिया अपने फ्रेंड को या किसी और को इंस्टॉल करने को, वीएलसी मीडिया प्लेयर है, काफी अच्छा काम करता है, ले लो चलाओ इसको। तो उसने इंस्टॉल किया, उसको पता भी नहीं चलेगा कि इस वीएलसी मीडिया प्लेयर के पीछे क्या है, कि मैंने एक प्रोग्राम लिख के रखा हुआ है, और वो प्रोग्राम कर क्या रहा है, वो प्रोग्राम सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस कर रहा है। लाइक मान लो तुम्हारे सिस्टम का एडमिन यूजर नेम पासवर्ड चेंज कर दे रहा है, एक अकाउंट बना दे रहा है। देन आफ्टर फिर तुम्हारा क्या कर रहा है कि वो एक स्क्रिप्ट बना दे रहा है, वो स्क्रिप्ट में वो तुम्हारे सिस्टम का इंफॉर्मेशन, ये सब मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने बनाया था एक समय में। एनीवे, ये पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए था। तो इसमें क्या, सिस्टम इन्फो हो गया या आईपी इन्फो हो गया या इस तरह की जितनी भी चीजें हो गई, ठीक है ना, वो सब इनेबल कर दे रहा है। और तुम्हारे जो अदर सर्विसेज हैं लाइक टेलनेट या फिर टेलीफोनी सर्विसेज, वो सब इनेबल करके क्या कर रहा है, मेरे को एक ईमेल कर दे रहा है कि काम हो गया, ठीक है, और इसका डिटेल ये है, राइट। तो मतलब क्या कि तुम जब इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया तो तुमको क्या लगा कि ये सॉफ्टवेयर बहुत काम का चीज है, बट पता अल्टीमेटली तुमको क्या समझ में आया, तुमको पता भी नहीं चल रहा है, वो सिस्टम बैकएंड में तुम्हारे साथ कुछ अलग ही काम कर रहा है। वो तुम जीमेल पर जो भी पासवर्ड टाइप्स कर रहे हो, वो पासवर्ड को हेयर कर रहा है। इसमें एक की लॉगर इंस्टॉल है। की लॉगर क्या होता है ना, की लॉगर होता है कि सिस्टम में जो भी तुम की प्रेस करोगे ना, वो कीज को वो हेयर करता है, ठीक है, सुनता है और उसको रिकॉर्ड करता है कि ये की प्रेस किया गया है, और लास्ट में क्या होता है, ये हमें भेज देता है वो कीज,
किसी भी हैकर को वो कीज भेज देगा। तो हैकर जब भी उसको एनालिसिस करता है, जो भी पूरा डेटा रहता है वो डेटा को एनालिसिस करता है, तो की के रूप में हो सकता है तुम्हारा पासवर्ड गया हो, या फिर तुम्हारा क्रेडिट कार्ड का कुछ डिटेल गया हो, या फिर कुछ और चीज गया हो, तुम्हारा ईमेल आईडीज गया हो, या फिर तुम्हारा जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है ना, वो गया हो। तो वो एनालाइज करके ये फाइंड आउट करता है कि इसमें इंपॉर्टेंट डेटा क्या है, रेस्ट बाकी स्क्रैप कर दिया जाता है। तो इस तरह का अटैक को हम बोलते हैं ट्रोजन अटैक, ठीक है ना। ट्रोजन ट्रोजन होता है, ठीक है ना, बहुत तरह के वायरस होते हैं। तुम्हारा ट्रोजन होता है, तुम्हारे मालवेयर होता है, वायरसेस होते हैं, बैकडोर्स होते हैं, इस तरह के बहुत सारी चीजें होती हैं। चलो आ जाते हैं यहाँ पर। तो हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं इस तरह के अटैक्स को? सबसे पहले, अगर तुम मल्टीपल सिस्टम यूज कर रहे हो तो मल्टीपल सिस्टम में तुम्हें कभी भी सेम यूजर नेम और पासवर्ड, सेम पासवर्ड एटलीस्ट यूज नहीं करना है, ठीक है ना। अगर मान लो मेरे 4 अकाउंट हैं, 4 एक जीमेल पे है, याहू पे है, और अलग अलग जगह पर अकाउंट है मेरा, तो मेरे को सेम पासवर्ड यूज नहीं करना है। सेम पासवर्ड यूज करने से होता क्या ना, कि अगर मान लो मेरा एक अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया किसी तरह से, तो उसी पासवर्ड से मेरे सारे अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। तो हमको करना क्या है कि मल्टीपल पासवर्ड्स हमें यूज करने हैं, ठीक है ना, और याद करने का कोशिश करना। पासवर्ड्स को कहीं लिख के मत रखना। और पासवर्ड यूज करने से अच्छा रहता है ना, हमेशा पास फ्रेज यूज करो। पासवर्ड और पास फ्रेज में अंतर क्या होता है ना, पास फ्रेज होता है लाइक जैसे कि हम पासवर्ड अपना क्या रखे हैं ना, पासवर्ड हम पास फ्रेज रखे हैं क्या, डिसेबल अकाउंट आफ्टर स्पेसिफिक नंबर। इतना बड़ा पासवर्ड है हमारा, ठीक है ना, डिसेबल अकाउंट आफ्टर स्पेसिफिक नंबर, ये हम पासवर्ड रखे हैं, राइट। और इसमें कोई लेटर कैप्स में रख दिए और कोई लेटर स्मॉल में रख दिए। तो पास फ्रेज को ना याद करना आसान है। मान लो हम लिख दिए कि देयर वाज ए बॉय, ये हम पासवर्ड रख दिए, ठीक है ना। पास फ्रेज में क्या हो गया, देयर वाज ए बॉय। पासवर्ड क्या होता है ना, पासवर्ड छोटे होते हैं, ठीक है, छोटा रहेगा, लाइक 8 डिजिट या 10 डिजिट इस तरह से रहेगा। पास फ्रेज क्या होता है ना, पास फ्रेज तुम्हारा 10 से 12 डिजिट का आसानी से हो जाता है, तुमको याद रखने में भी आसानी होता है और इसको क्रैक करना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर तुम लाइक कैप्स तुम कैपिटल में भी लिख दो, स्मॉल में भी लिख दो, और कुछ अगर तुम्हारा डिजिट्स को भी यूज कर दो और अल्फान्यूमेरिक वर्ड को यूज कर दो, तो वो काफी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एक बना देता है। तो ऑलवेज पासवर्ड की जगह पर पास फ्रेज को यूज करो। देन आफ्टर तुम्हारा सेम पासवर्ड यूज नहीं करना है हर जगह पर। उसके बाद क्या कि सिस्टम्स ऐसे होने चाहिए ना कि अनसक्सेसफुल लॉगिन, एक हम ना अनसक्सेसफुल लॉगिन जब भी होता है ना, तो हम उसको काउंट करें। लाइक मान लो कि ब्रूट फोर्स अटैक में क्या होता है कि हमको लाखों अटेम्प्ट लेने का टाइम मिल जाता है ना, लाखों अटेम्प्ट लेने दे दिया जाता है। लेकिन मान लो हमने सिस्टम वेब सर्वर हमारा इस तरह से बना हुआ है कि कोई भी यूजर अगर 5 रॉन्ग अटेम्प्ट लेता है तो हम उसका अकाउंट को लॉक कर देंगे। उसके बाद उसको पासवर्ड रिकवर करना पड़ेगा, आइदर सिक्योरिटी क्वेश्चन से या किसी और तरीके से। तो क्या होगा कि ब्रूट फोर्स अटैक यहाँ पर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ब्रूट फोर्स अटैक ने जब 5 अटेम्प्ट लिया उसके बाद ही वो अकाउंट लॉक हो गया, अब तो उसको लॉग इन ही नहीं कर सकते हैं आप, राइट। तो ऑलवेज अकाउंट को डिसेबल कर देना चाहिए आफ्टर स्पेसिफिक नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल लॉगिन्स, ठीक है ना। अब डिसेबल इस तरह से नहीं कर दो कि वो अकाउंट रिकवर ही नहीं हो पाए। रिकवर होने का तरीका हो लाइक या तो सेल फोन में उसके कुछ कोड्स आए, या फिर तुम्हारे जाके क्या बोलते हैं सिक्योरिटी क्वेश्चंस कुछ हो उसके आधार पर। अगला चीज है प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड को यूज नहीं करना। प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड क्या होता है ना, ये देखो, ये नेटवर्क में जब भी लाइक मान लो कि हम जब भी जीमेल पे मान लो कि हम पे एक पासवर्ड दिए, समझो एग्जाम्पल दो, हम अपना यूजर नेम दिए और हम पासवर्ड दिए, तो अल्टीमेटली क्या ये मेरा किसी मेरा लैंड वायर के थ्रू ही तो जाएगा। अभी कोई बंदा मान लो यहाँ पर पैकेट स्निफर लगा के बैठा हुआ है इस केबल पर, तो वो तो देख ले रहा है ना मेरे पासवर्ड को क्या है, वो तो देख ले रहा है कि मेरा पासवर्ड हमने यूजर नेम, ये तो जाएगा ना, तब तो जीमेल हमको पेज देगा। लॉगिन मेरा कैसे होगा, ये जब तक जीमेल में अपलोड नहीं होगा ये इन्फॉर्मेशन, तब तक जीमेल तो मुझे लॉगिन नहीं करने देगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, तो अगर हम तुमको पहले ही बोल रहे हैं कि ये मानना है तुमको इस तरह का सिनेरियो, अगर ऐसा नहीं हो तो ठीक है, या फिर तुमको जस्ट एक सिनेरियो मानना है कि ऐसा अगर हो रहा है तो ऑल्दो सिक्योरिटी काफी एनहांस हो गया है अब, लेकिन ये जस्ट तुमको बताया जा रहा है सो दैट तुम कोई बेवकूफी ना कर दो फ्यूचर में। तो मान लो कि हमारा एक यूजर आईडी भी गया, ठीक है ना, और देन आफ्टर फिर हमारा पासवर्ड भी गया नेटवर्क से। तो यहाँ पर कोई भी अगर पैकेट ट्रेसर लगा के बैठा हुआ है, ठीक है ना, तो वो आसानी से तुम्हारा नेटवर्क को पकड़ लेगा, तुम्हारे जो भी बिट्स गए हैं, ठीक है ना, वो बिट्स को बाद में वो इनकोड करके डिकोड करके वो समझ लेगा क्या कि क्या मैसेज भेजा गया था। इससे तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड क्या हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो करना क्या चाहिए था ना, होना ये चाहिए था और होता भी है इनफैक्ट, ठीक है ना, इसी को हम सिक्योर कनेक्शन बोलते हैं। होता भी है कि ये जो पासवर्ड का जो तुम्हारा फील्ड होता है ना, जब भी तुम पासवर्ड एंटर करते हो ना, इसको इनक्रिप्ट कर दिया जाता है। इनक्रिप्शन हम पहले ही बता दिए थे। इनक्रिप्शन क्या हो गया, एक सिंपल इनक्रिप्शन का एग्जांपल तुम लोग को बताए थे कि मान लो हेलो है, हम इसको क्या लिख दिए हैं, लाइक एक एक डिजिट को बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना, IFMMP,
ठीक है ना, ये लिख के हम भेज दे रहे हैं, तो ये एक सिंपल इंक्रिप्शन हो गया। लेकिन क्या होगा कि जीमेल को पता रहेगा कि हमको जब इसको डिक्रिप्ट करना है, हमको इसको डिक्रिप्ट करना है तो क्या करना है कि -1 करना है इसको हमको। ये एक सिंपल इंक्रिप्शन है। मान लो कि हम गुना कर देते, कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट रहेगा उसको 1 0 2 4 5 6 7 इससे गुना करके हम तुम्हारा इंक्रिप्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किसी को पता चलेगा क्या? नहीं पता चलने वाला है। और जो नंबर आएगा वो भी काफी कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो इसको बोलते हैं इंक्रिप्शन। तो होता क्या है कि यहाँ पर इनक्रिप्ट कर दिया जाता है पासवर्ड और उसके बाद भेजा जाता है, ठीक है ना। तो अभी अगर तुमको पासवर्ड मिल भी गया, यहाँ पर जो अगर पैकेट स्निफर लगा के रखा हुआ है और उसको पासवर्ड मिल भी गया, तो क्या उखाड़ लोगे? ठीक है, ये तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, ठीक है ना। वो ऐसे लिखा हुआ रहेगा तुम्हारा 249#4344444, ठीक है ना। वो बंदे को भी नहीं पता होगा कि ये कौन सा नंबर भेजा गया है, ठीक है। तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ऑलवेज जो है तुम्हारा प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड को यूज नहीं करने के लिए, ठीक है ना। ये सर्वर्स वगैरह के लिए, जैसे कि जो वेब सर्वर्स वगैरह में हम जब पासवर्ड वगैरह डालते हैं ना, या फिर राउटर पे लॉगिन करते हैं, तो इस जगह पर हमें प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड को नहीं भेजना है। नेक्स्ट आ गया हमारा क्या, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करने। ऑब्वियसली ये हम लोग को सभी को पता है कि हम लोगों को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना चाहिए। एटलीस्ट 8 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए, जो कि अपर केस लोअर केस नंबर्स और स्पेसिफिक कैरेक्टर, ये सभी को लेके रखे, ठीक है ना। ये सभी उस पासवर्ड में होने चाहिए, तभी तुम्हारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रहता है। तो देखो, अभी तक हम देख लिए हैं रिकॉग्निशंस अटैक के बारे में, एक्सेस अटैक के बारे में, देन आफ्टर फिर पासवर्ड अटैक के बारे में। पासवर्ड अटैक में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं और हम कैसे इन सभी चीजों से बच सकते हैं, इस तरह के अटैक से हम बच सकते हैं। इसके अलावा बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन भी देख लिए हम, आईपी एड्रेसेस वगैरह को हम देख लिए। अभी हमको जस्ट देखना है कि कम्युनिकेशन का हिस्ट्री क्या है, मॉडर्न कम्युनिकेशन जो हुआ है उसका हिस्ट्री क्या है। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले जो कम्युनिकेशन हुआ था ना, वो स्नीकर नेट के थ्रू हुआ था। स्नीकर नेट में होता क्या था ना, स्नीकर नेट में हम फ्लॉपी, इस तरह के देखो फ्लॉपीज होते थे पहले। अभी जो पेन ड्राइव वगैरह यूज होता है ना हमारा, तभी फ्लॉपी यूज होता था। उसके पहले पेन ड्राइव के पहले सीडी यूज होता था। सीडी से हम डेटा लेके कहीं पर डालते थे, सीडी रोम देखिए ना, सीडी सब, तो वो सीडी सब यूज करते थे। वो सीडी के थ्रू हम डेटा इधर से उधर लेके जाते थे। देन आफ्टर अब पेन ड्राइव यूज होने लगा, अब सीडी बहुत कम यूज होता है। उसके पहले यूज होता था हमारा फ्लॉपी। ये जो फ्लॉपी है ना, ये देखो दिखने में ऐसा होता था, ये इस तरह का होता था। इसमें मेमोरी बहुत कम होता था, ठीक है ना, 64 MB, 128 MB, 32 MB, इस तरह से इसमें मेमोरी होता था। तो सीडी रोम जब सब आ गया ना, तो सीडी रोम का मेमोरी थोड़ा ज्यादा होने लगा। सीडी रोम तुम्हारा 600 MB स्टोर कर सकता था। अलग अलग तरह के आते थे, 600 MB, 1 GB, ठीक है ना, 1 GB या फिर 4 GB, इस तरह से अलग अलग तरह के सीडी रोम आने लगे। और अब जो पेन ड्राइव सब आने लगे भाई, वो तो 256 GB, 512 GB, अलग अलग तरह के पेन ड्राइव आने लगे, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो सबसे पहले इसी तरह से होता था। हम क्या करते थे ना कि एक सिस्टम पे जाते थे, वहां पर फ्लॉपी लगाते थे, फ्लॉपी से हम डेटा इस फ्लॉपी में ट्रांसफर करते थे, और उसके बाद वो फ्लॉपी को लेके हम दूसरे सिस्टम पर जाते थे और यहाँ पर पेस्ट कर देते थे डेटा को। तो इस तरह से हमारा क्या होता था, टोटल कम्युनिकेशन होता था। ये एकदम अर्लीस्ट टाइम का कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। ये नाम याद रख लेना, इसका नाम था क्या तुम्हारा, स्नीकर नेट। अभी इसमें तुम एक इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ोगे, ये आइसलैंड ऑफ ऑटोमेशन था, ठीक है ना। ये 1970s 80s के समय का कंसेप्ट था। इस समय क्या था ना, जो बड़ी कंपनी सब उस समय में खड़ी हो रही थी, ठीक है ना, लाइक IBM वगैरह, उनको कंप्यूटर्स की जरूरत बहुत ज्यादा थी, ठीक है ना। अभी उनको कंप्यूटर्स की जरूरत थी, कंप्यूटर्स तो यूज होता था, उस इन्वायरमेंट में कंप्यूटर यूज होता था। अभी कंप्यूटर अगर इन्वायरमेंट में यूज हो रहा है, तो देखो तुम्हारे बहुत सारे वेंडर रहते हैं या फिर तुम्हारे बहुत सारे क्लाइंट रहते हैं। ये सब होते हैं ना, वेंडर होते हैं, क्लाइंट रहते हैं। मान लो कि ये मेरा वेंडर है, ये मेरा कोई वेंडर है, और इनके साथ मुझे बहुत रेगुलर मीटिंग्स करनी पड़ती है, इनसे फाइल्स लेनी पड़ती है, इनको फाइल्स देनी पड़ती हैं। ये जो मेरे मान लो कि सर्विस प्रोवाइडर है, इनके साथ भी मुझे रेगुलर मीटिंग करनी पड़ती है। कस्टमर्स जो हमारे होते हैं, उनके साथ भी हमें रेगुलर मीटिंग्स करनी पड़ती है, ठीक है ना। उनसे इनपुट लेना पड़ता है और उनको आउटपुट हम देते हैं। बहुत बार इनसे इनका जो आउटपुट रहता है वो हम लेते हैं। तो होता क्या था ना कि इस जगह पर वेरियस टाइप ऑफ डिवाइसेस आ जाते थे बीच में। मान लो कि IBM एक सर्टेन रेंज का डिवाइस अपना डिवाइस बना रही है, ठीक है ना, और यहाँ पर कोई और डिवाइस यूज हो रहा है। या फिर IBM के कस्टमर्स है, मान लो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ये मान लो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ये IBM का कस्टमर है, ठीक है ना। बट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस किसी और जो मैन्युफैक्चरर है, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर, उनसे भी डिवाइसेस ले रहा है। और सिंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ये यूनाइटेड स्टेट्स का है, ठीक है, तो अभी इनको मान लो एक डिवाइस है और ये इनका डिफरेंट दूसरा डिवाइस है। ये मान लो ये इन्होंने IBM से लिया हुआ है, और एक तुम्हारा डिवाइस ये इन्होंने लेके रखा हुआ है HP से, और इनको इधर से इधर फाइल ट्रांसफर करनी है। तो उसमें प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि शुरू में होता क्या था ना कि कोई एक स्टैंडर्ड नहीं था। अब लैक ऑफ स्टैंडर्ड के समय में क्या हो जाता है, मान लो कि एक कोई चौराहा है, समझो, जहां पर से ट्रैफिक फ्लो होता है, ठीक है ना। ये एक चौराहा है, यहाँ पर ट्रैफिक फ्लो होता है। समझो कि अगर यहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं रहे या फिर कोई रूल भी नहीं रहे,
कोई रूल ना रहे कि लेफ्ट में जाना है राइट में जाना है, कोई रूल नहीं बना हुआ रहे, तो क्या होगा, पूरा यहाँ केओस हो जाएगा और तुम्हारा कभी भी कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट तो हो नहीं पाएगा ना, अगर होगा तो वहां पर डिजास्टर होगा। रियल तो यही होता है। तो शुरू में यही था, जब शुरू में धीरे धीरे करके कंप्यूटर्स आ रहे थे ना, कंप्यूटर्स आ रहे थे तो अलग अलग वेंडर्स थे उनके। ठीक है ना, अभी मान लो ये एचपी का एचपी वेंडर है, ये तुम्हारा क्या ये आईबीएम वेंडर है, ये सभी अलग अलग वेंडर है। ठीक है, ये सभी अलग अलग वेंडर, और ये जो डिवाइस बना रहे ये अपने अपने हिसाब से बना रहे हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कि हमें एक कॉमन रूल लेके चलना चाहिए या कॉमन प्रोटोकॉल लेके चलना चाहिए सो दैट ये दोनों डिवाइस आपस में बात कर सके। तो होता क्या था, तो कोई इफिशिएंट कम्युनिकेशन हो नहीं पाता था। अभी एक डिवाइस का डेटा तुम्हारा दूसरे डिवाइस पर जा नहीं सकता था। ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से देखो तो चलो ठीक है। अभी ये सब ठीक कैसे हुआ ना, हम लोग ये देखते हैं कि इन सभी को लाइन पे ट्रैक पर कैसे लाया गया। ट्रैक पर लाया गया जब तुम्हारा टीसीपी आईपी कनेक्टिविटी या टीसीपी आईपी मॉडल हमारा आया। तो देखो, आइलैंड ऑफ ऑटोमेशन जो हमारा था, ये क्या था, ये उस समय बिग कंपनीज को बोला जाता था। ऑटोमेशन उस समय जस्ट स्टार्ट ही हो रहा था, कंप्यूटर्स आ रहे थे, ऑटोमेशन उस समय जस्ट स्टार्ट हो रहा था। ऑटोमेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज को ऑटोमेटिक करना, कोई भी प्रोसेस को हम ऑटोमेटिक कर रहे हैं, मैनुअल की जगह पर कोई हम प्रोसेस को ऑटोमेटिक कर रहे हैं, मतलब कि ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना या फिर ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ वो कोई काम को लंबे समय तक कर सके। ठीक है ना, या वो कोई काम का सीरीज को कर सके, ये हमारा हो गया ऑटोमेशन। तो अभी हुआ क्या यहाँ पर, देखो यहाँ पर जरूरत, सबसे पहले यहाँ पर जरूरत फील हुआ कि एक सिंगल वेंडर एनवायरनमेंट का जरूरत है। मतलब क्या कि हर वेंडर के पास ना एक कॉमन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि डिवाइस को कैसे बनाना है। लाइक अब देखो, इसको समझते हैं कि ये देखो कंपनीज तो ऐसे इंप्लीमेंट नहीं करी थी। हुआ क्या था कि इनकी सबसे बड़ी जो कस्टमर थी वो थी यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, यूएस तुमको पता है कि मेजर मिलिट्री सुपर पावर है। ठीक है, अभी भी सुपर पावर है, और 1960-70s के समय में तो ये सोल सुपर पावर था अलोंग विथ यूएसएसआर। ठीक है, तो काफी बड़ा मिलिट्री पावर था, तो इनके बजट भी बहुत ज्यादा होते थे। ठीक है, लाखों करोड़ में इनके बजट रहते थे। और ये लोग सब करते क्या थे ना, ये लोग सब उस समय में धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक प्रोसेस पर आ रहे थे। मतलब क्या, कंप्यूटर्स वगैरह और कंप्यूटिंग सिस्टम्स वगैरह वो खरीद रहे थे। तो वो उन्होंने क्या देखा ना कि हम मान लो कि कोई एचपी से एक सिस्टम ले रहे हैं और एक जो हम आईबीएम से सिस्टम ले रहे हैं, इनके बीच ना कोई कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों के पास कोई कॉमन सेट ऑफ प्रोसीजर ही नहीं है। ठीक है, ये अगर अपना मतलब कि ये अगर अपना फाइल्स एक तरीके से बनाते हैं तो ये अपने फाइल्स को दूसरे तरीके से बनाते हैं, और इनके बीच में डेटा कम्युनिकेशन का कोई रूल बना ही नहीं है, इन लोगों ने कोई बना के ही नहीं रखा है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि देखो भाई आईबीएम, तुमसे हम सामान तो ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरे पास ना और भी बहुत सारा सामान है। ठीक है ना, हम एचपी से भी ले रहे हैं, और भी बहुत सारा अलग अलग वेंडर है, जेरेक्स से ले रहे हैं, हम अलग अलग सामान अलग अलग कंपनी से ले रहे हैं। तो अगर इनके बीच में ना कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है तो मेरे लिए बहुत लॉस का बात है, और अगर हमको लॉस होगा ना तो हम तुम्हारे से सामान लेना बंद कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं ना, हम तुम लोग को एक कॉमन रूल दे रहे हैं, एक कॉमन सेट ऑफ रूल दे रहे हैं। वो कॉमन सेट ऑफ रूल बाद में बताते हैं कहाँ पर बना था। एक कॉमन सेट ऑफ रूल दे रहे हैं, अभी से आप जो भी हार्डवेयर डिवाइस बनाओ, ठीक है, ये इस रूल के हिसाब से बनना चाहिए। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस क्या किया, ये प्रेशराइज किया अपने सारे वेंडर्स को कि आप एक स्टैंडर्ड हम दे रहे हैं, आप उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही डिवाइस बनाइए। नहीं तो क्या हो रहा है कि मेरा कम्युनिकेशन प्रॉपर हो नहीं पा रहा है। ठीक है, सभी डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर हो नहीं पा रहा है। 1969 में तुम्हारा टीसीपी आईपी बना था। ठीक है ना, ये तुम्हारा बना था कहाँ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बना था। ठीक है ना, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में टीसीपी आईपी बना था, और इसको फंड कौन किया था, इसको फंड किया था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ही, ये याद रखना। ठीक है ना, तो जो टीसीपी आईपी मॉडल बना ना, टीसीपी आईपी बेसिकली क्या बता रहा था, तो इसको फंड क्या किया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने। अब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने फंड क्यों किया, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का अपना इंटरेस्ट था यहाँ पर। उनके पास बहुत सारे वेंडर से हार्डवेयर से जो कि आपस में इंटरकनेक्ट नहीं कर सकते थे, और उनको इंटरकनेक्टिविटी बहुत ज्यादा चाहिए थी। देखो, इंटरकनेक्टिविटी से ना स्ट्रेंथ बढ़ जाता है बहुत। ठीक है, किसी भी डिवाइस का। अभी मान लो एक कोई सर्वर तुम्हारा कोई एक काम कर रहा है, वो दूसरा सर्वर कोई एक काम कर रहा है। मान लो ये सर्वर को इतना दूर कोई काम करना है, उसके बाद ये काम को इसको हैंड ओवर कर देना है। ठीक है ना, अब इस इनपुट से ये सर्वर काम कर सकता है। मान लो कि इससे जो इनपुट मिल रहा है उससे ये सर्वर काम कर सकता है। तो जरूरी क्या है, सबसे पहले ये दोनों कम्युनिकेट करे, उसके बाद ही तो, नहीं तो क्या बार बार पेन ड्राइव में डालेंगे और ले जाकर फाइल वहां पर करेंगे, यही काम बचा हुआ है। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का बहुत मेजर रोल था तुम्हारा टीसीपी आईपी मॉडल आने में। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा ओएसआई मॉडल।
ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल है। ये क्या है, ये तुम्हारा एक स्टैंडर्ड है। OSI TCP मॉडल के करीब आने के करीब 15 से 18 साल के बाद ना तुम्हारा OSI मॉडल आया। ठीक है, इसको डेवलप किया था ISO, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया था। और ये क्या है ना, ये जस्ट एक रेफरेंस मॉडल है, मतलब कि आप नेक्स्ट जो भी बनाओ हार्डवेयर, ठीक है ना, आपको ये रेफरेंस मॉडल को फॉलो करना ही करना पड़ेगा, राइट। जो भी हार्डवेयर बनेंगे, अगर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है तो उसको ये पर्टिकुलर जो एक रेफरेंस मॉडल OSI ने दिया उसको फॉलो करना ही करना है। तो अभी के टाइम में सबसे ज्यादा यूज होता है तुम्हारा TCP IP, ये हम लोग को याद रखना है। और इसको बनाया था तुम्हारा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, फंड हुआ था तुम्हारा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा, और 1969 में तुम्हारा TCP IP बना था। बना क्यों था कि तुम्हारे US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के पास जो इक्विपमेंट सब थे, ठीक है ना, वो आपस में इंटरकनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना, कनेक्टिविटी उनकी नहीं थी। और उस कनेक्टिविटी को बनाने के लिए हमें कॉमन सेट ऑफ तुम्हारे रूल्स चाहिए थे। और वो कॉमन सेट ऑफ रूल्स तभी आते जब सभी वेंडर को बोला जाता कि आपको मैं एक सेट ऑफ रूल्स दे रहा हूं, आप उसी के हिसाब से अपने सारे डिवाइसेस को बनाओगे, ठीक है। नहीं तो अगर आप इस सेट के इस रूल के हिसाब से नहीं बना रहे हो तो हम आपसे हार्डवेयर्स नहीं लेंगे, क्योंकि आपके हार्डवेयर्स फिर स्टैंड अलोन पड़ जाएंगे, मतलब कि हम उनको नेटवर्क में यूज नहीं कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यही खत्म कर रहे हैं। कल से हम लोग शुरू करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। सबसे पहले हम देखो, कोई भी चीज को पढ़ो तो पहले उसका हिस्ट्री पढ़ लो। तो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट हम देखेंगे और थोड़ा सा कोशिश करेंगे डिग इन करने में OSI लेवल में, OSI मॉडल में, ठीक है। OSI मॉडल हम लोगों का कुछ दिन चलने वाला है, 1-2 दिन OSI मॉडल चलेगा, देन आफ्टर फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे। तो आपको मेरा आज का लेक्चर कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे चैनल को। और मैं टेलीग्राम पे भी हूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। इसमें मैं मेरे लेक्चर्स की PDF अगर आपको चाहिए तो मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। और मैं फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सअप और ईमेल ID मैंने अपनी सारी दे के रखी हुई है। तो आप मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर ले, इससे मेरे को मेरी अपकमिंग लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड।